नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। सियासत कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, क्योंकि यहां बातों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, दरवाजे कई बार बंद कर दिए जाते हैं और फिर वो दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं। कुछ राज बताए जाते हैं तो कुछ राज छुपाए भी जाते हैं। लेकिन आज सियासत में वाकई ब्लैक एंड व्हाइट वाला दिन है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ उतरी तो आरोपों की छड़ी लगा दी, तो मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को अन्याय काल तक बता दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस ब्लैक पेपर पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब कुछ अच्छा होता है तो काला टीका भी जरूरी होता है, ताकि किसी की नजर न लग जाए। लेकिन इस चुटकी के बाद यूपीए के 10 सालों की अर्थनीति को अनर्थ नीति साबित करते हुए मोदी सरकार ने संसद में व्हाइट पेपर भी पेश कर डाला और कहा कि यूपीए का शासनकाल देश की आर्थिक नींव कमजोर करके गया था। विदेशों से भारी कर्ज लिया गया था, रेवेन्यू का गलत इस्तेमाल हुआ था, बैंकिंग सेक्टर को संकट में डाला गया था। तो आज इसी सियासत के ब्लैक एंड व्हाइट पर होगी देश की सबसे प्रामाणिक पॉलिटिकल बहस, आर पार ब्लैक एंड व्हाइट सियासत। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस सियासत में ब्लैक एंड व्हाइट ही हो रहा है। देखिए आज का आर पार। देश की सियासत में ये ब्लैक एंड व्हाइट का दिन है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 सालों के कामकाज पर ब्लैक पेपर जारी कर आरोपों की झड़ी लगा दी। मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल अन्याय काल। मोदी सरकार युवा, महिला और किसान विरोधी। मोदी राज में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। कि जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर चुटकी भी ली। जब भी अच्छी बात होती है, काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर बीजेपी ने सिलसिलेवार जवाब तो दिया ही, संसद में व्हाइट पेपर जारी कर यूपीए सरकार का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. लेकिन इस बीच सियासत में एक बड़ी घटना भी हुई। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने तथ्यों के साथ बताया कि जाति में बदलाव कांग्रेस के राज में हुआ था। कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। हताशा में वो बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार बहस, ब्लैक एंड व्हाइट वाली सियासत। तो वाकई ब्लैक एंड व्हाइट वाली सियासत है और आज का विश्लेषण भी मैजिक बॉल पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला है। सियासत का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। व्हाइट 400 प्लस सीटों के टारगेट का ऐलान है नरेंद्र मोदी का एनडीए के लिए, और ब्लैक जीत का दावा, लेकिन सीटों पर चुप्पी है, गठबंधन पर भी चुप्पी है। व्हाइट पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी का दमदार चेहरा है। ब्लैक पीएम उम्मीदवार का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी व्हाइट पेपर लाई है और कांग्रेस जो है वो ब्लैक पेपर लाई है, इसीलिए व्हाइट एंड ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। बढ़ता हूं मैं आगे। एनडीए का हिस्सा बनी जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी के भी, यानी राष्ट्रीय लोक दल और तेलुगु देशम पार्टी के भी आने की चर्चा है। अकाली दल भी एक और नाम है पंजाब से। दूसरी तरफ कौन साथ होगा, कौन खिलाफ, कोई ठिकाना फिलहाल नहीं है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में एनडीए पहुंच रही है। चुनावी मुद्दों की लाइन एंड लेंथ का कोई अता पता नहीं है और सभी घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग पर तालमेल है। सीट शेयरिंग को लेकर
खींचतान जारी है और अधिकतर पार्टियां, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बेहद नाराज है। और इसीलिए पंजाब में आपने मना कर दिया, इंकार कर दिया, ऑफिशियल इंकार। बंगाल में ममता बनर्जी का ऑफिशियली इंकार। नीतीश कुमार ने बाकायदा एनडीए को के साथ जाके जुड़ गए। लेकिन आज का बड़ा सवाल है, क्या तथ्यों के आधार पर बीजेपी का व्हाइट विपक्ष के ब्लैक पर भारी पड़ने वाला है? इस ब्लैक एंड व्हाइट की सियासत में आज मेहमान कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। तो मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता, उनका अभिनंदन है। राजेश गुप्ता विधायक आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन गौरव जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। शुरुआत के 50 सेकेंड आपके। इस ब्लैक एंड व्हाइट वाली सियासत में विपक्ष का ब्लैक है तो आपका व्हाइट, आप यानी व्हाइट पेपर लाए हैं और वो ब्लैक पेपर की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? लेकिन आप अपना गठबंधन बढ़ाने में भी जुटे हुए हैं, यानी कुछ परेशानी आप लोगों को भी है। अमीर जी, पहले आपने क्योंकि व्हाइट पेपर की बात करी, तो जिसकी नीयत साफ है, श्वेत है, वो व्हाइट पेपर लाएगा। और रिपोर्ट कार्ड रखने का दमखम है श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। जिसकी नीयत है काली, जिसकी कमाई है काली, जिसको जनता दे रही है गाली, वो काला पेपर लाएगा। क्योंकि उसको केवल और केवल नुक्स निकालना आता है, कमियां बतानी आती हैं। और आप मुझे बताइए, काला पेपर क्यों ना लाए? क्या ये सत्य नहीं है कि सबसे ज्यादा काली कमाई किसके पास? सोनिया गांधी, राहुल गांधी के भ्रष्टाचार किए आरोप में बेल पे बाहर। धीरज साहू, 352 करोड़ रुपए काली कमाई मिली। अरविंद केजरीवाल, काली कमाई के किंग पिन, उनको ईडी के न्यायालय ने कहा है 17 फरवरी को हमारे पास आओ। और काली नीयत और काली कमाई वाले संजय सिंह की बेल कल रिजेक्ट हो गई। काली कमाई वाले मनीष सिसोदिया, कट्टर बेईमान, 11 महीने से जेल में है। काली कमाई वाले गायत्री प्रजापति दोष से धुए मंत्री बने हुए थे, जबकि रेप का उन पे आरोप लगा हुआ था, खनन घोटाला किया। इसी तरफ से लेफ्ट का तो ब्लैकआउट है, लेफ्ट तो लेफ्ट आउट है। तो काली नियत वाले काला पत्र ला रहे। लेकिन बड़ी बात आज ये है अमीर जी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, 4था सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैपिटलाइजेशन में है भारत, 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है भारत, 2रे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर, और पहले नंबर का ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी है। इसीलिए फर्जी पे फर्जी बोले जाओ, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी जवाब लेते हैं। विवेक जी मेरे साथ है। विवेक जी ये काले पे ये कह रहे हैं कि आपका तो पूरा ब्लैकआउट ही है पूरे देश के अंदर। एक केरल में ही है जहां पर आपकी लाइट अप है, बाकी जगह तो बड़ी खुशी की शटर डाउन ही है। क्या कहना चाहते हैं? जी सर, रटा रटाया वक्तव्य गौरव भाटिया दिए जा रहे हैं। रट के 4 पॉइंट चले आते हैं। साहब, अर्थव्यवस्था में यहां पहुंच गए, फिर वहां पहुंच गए, 80 करोड़ लोगों को भोजन कराया आपने। जब पूछता हूं क्यों कराया, तो यही गौरव भाटिया कहते हैं कोरोना आ गया था तो भाई बड़ी गरीबी हो गई थी तो इसलिए कराया। तो अगर कोरोना की वजह से खाना नहीं खिला पाए तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे ऊपर चली गई? कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्ट्स, उत्तर है नहीं इनके पास। डर इतना गए थे क्योंकि डेवलपमेंट के आधार पे, स्कूल की फीस के आधार पे, कॉलेज की फीस के आधार पे, नौकरी के आधार पे इनके पास वोट मांगने की शक्ल नहीं थी। जल्दबाजी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई कि साहब कम से कम राम कृपा हो जाए, हाथ जोड़ के लोगों को बोलेंगे हमने किस तरह से मंदिर बनवाया है, कम से कम इसी आधार पे वोट दे दो। उसके बाद डरे इतना कि अब क्या करें साहब, तो बोला ऐसा करते हैं, खुद का रिपोर्ट कार्ड तो 0 है तो हम क्या करेंगे, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको ला करके उसको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो ये उल्टी सीधी नीतियां कह करके, अच्छा फिर नर्वस हैं, कहते साहब 303 सीटें 400 आएंगी, लेकिन फिर भी इनको जेडीयू चाहिए, फिर भी अकाली दल के पीछे दौड़ रहे हैं, फिर भी हमारे घटक दलों को तोड़ने की कांग्रेस ओके ईडी सीबीआई का पूरा। लेकिन लाइट आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं ब्लैक इनके पास है, व्हाइट आपके पास है, लेकिन अभी अंधेरा गौरव आपके विंडो में ज्यादा दिख रहा है। हो सकता है वो वहां पर लाइट कम हो, उस लाइट को ज्यादा कराइए। और दूसरी चीज सवाल ये है, लाइट को ज्यादा कराइए। दूसरी चीज, इनके घटक दलों पर आप क्यों रोशनी डाल रहे हैं? लाइट आपने लगता है रुपया बचाने के लिए बंद कर रखी है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऑन है पूरी लाइट, आपकी लाइक ऑफ लग रही है। ओके, मेक योर पॉइंट गौरव जी।
नहीं, आपके कैमरामैन से मैंने कहा है अभी अमित जी। जी जी जी, बोलिए गौरव। देखिए, मैं लेफ्ट की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं। जब जब देश को जरूरत पड़ी तो ये लेफ्ट पार्टियां तो चीन के साथ हक्का नूडल्स खा रही थी। 1962 का युद्ध आप याद करिए, इन्होंने तो कहा था खून मत दो हमारे देश के जवानों को। और पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुए अमित जी, तो आप मुझे बताइए इनका क्या हुआ? सुपड़ा साफ हो गया, एक सीट नहीं आई। और हम लोग 77 सीटें लाए, 3 सीटों से आगे बढ़ गए। तो जनता का विश्वास कहां है ये तो सबको पता है। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने कहा 80 करोड़ भारतीयों को राशन दिया और विरोधाभास है कि भाई नौकरी उनको नहीं मिली है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं, उन्होंने बताया ना 3 साल तक 80 करोड़ भारतीयों को राशन इसलिए दिया कि अगर कोई मुश्किल समय में है तो सरकार उसका भरोसा जीतती है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है और वो कहीं गरीबी की तरफ ना धकेल दिया जाए, इसलिए सुनिश्चित करने के लिए हमने दिया। लेकिन पढ़ने लिखने में, प्रधानमंत्री जी को सुनने में आपकी रुचि नहीं है, आपकी रुचि केवल गाली देने में। आप मुझे ये बताइए, आप इतने मजबूत हैं, लेफ्ट से कहिए हमारी चुनौती स्वीकार करें। हम तो कह रहे 370 सीटें अकेले आएंगी, 400 प्लस एनडीए की आएंगी। आप बता दीजिए भारत में कितनी सीटें आएंगी आपकी? मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, मैं मान ठीक है, जवाब 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 जवाब। सीटें कितनी? ओके, जवाब जवाब जवाब। अभी देखिए, अभी आप बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। आजकल मैं देखता हूं सदन में प्राइम मिनिस्टर भी फ्रस्ट्रेटेड होते चले जा रहे हैं। आज आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते, उनकी फिजिकल लैंग्वेज देखते, किस फ्रस्ट्रेशन में थे। ये फ्रस्ट्रेशन किस बात की है? आप साम दाम दंडभेद सब लगा लीजिए, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, आप जो है मथुरा काशी कर लीजिए, आप अपने सारे झूठों का पुलिंदा लाइए, तो आप यूपीए की कमियां बताइए, लेफ्ट को लेफ्ट ओवर कहिए, आप जो मर्जी करिए, हमें भगवान राम से डर नहीं है। लेकिन आप जो गांधी के राम को नकार रहे हैं उस बात से दुख होता है। ये जो नए नाथूराम को का राम आप लेकर के आ रहे हैं, बात इसकी होती है। तो डेवलपमेंट की राजनीति तो रही नहीं। अच्छा, आप भगवान तो राम को श्योर करता हूं, लड़ाई हो, झगड़ा हो, आर्गुमेंट हो, भगवान राम को मानते, सत्ता तो आपके हाथ से जाएगी। भगवान राम को मेरे मानने और ना मानने से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को फर्क नहीं पड़ता। इस देश में बहुत से, सुन लीजिए सर, इस देश में बहुत से हैं जो मानते हैं। चलिए तो अगर वो मानते हैं तो उनको राम की सही परिभाषा जरूर बताइए। हाँ, तो उनको कम से कम सही राम। गौरव 30 सेकंड में जवाब। तो राम का वो मुखौटा, आपने तो राम का वो मुखौटा दिखा दिया है, वो मुखौटा बना दिया है जो नाथूराम के राम थे। हम गांधी के राम वाले हैं। ठीक है, अरे गांधी के भी राम वही है। बात का मैं उत्तर दे दूं। जी जी जी, बोलिए। हाँ, देखिए, जो लेफ्ट कहती थी कि राजनीति में धर्म का कोई काम नहीं है, वही आज भगवान राम को फिर से कोसने का काम कर रही है। हमें तो गर्व है कि भव्य राम मंदिर वादा किया, पूरा किया, और ये कह रहे हैं हम नर्वस है, फ्रस्ट्रेटेड हैं। अमित जी, आप मुझे ये बताइए, फ्रस्ट्रेटेड कौन होगा? घमंडिया से नीतीश कुमार जी छोड़ के एनडीए में आ गए। फ्रस्ट्रेटेड कौन होगा जब इनका आपसी तालमेल नहीं है? पश्चिम बंगाल में लेफ्ट थी, कभी अब कहा जाता है लेफ्ट थी, और वहां पे ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। फ्रस्ट्रेटेड कौन होगा? घमंडिया अलायंस। भगवंत मान ने पंजाब में क्या नहीं कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या मिलिंद देवरा छोड़ के कांग्रेस पार्टी नहीं गया? सपा देखिए, एक तरफा 11 सीटों को उन्होंने कहा हम कांग्रेस को देंगे, 16 सीटों का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड कौन है सब जानते हैं, और इतना दमखम नहीं। ठीक है, जवाब जवाब। अनुराग भदौरिया कितनी सीटें? जी जी जी, अनुराग। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र नहीं लाई है, आरोप पत्र लाई है। ये अपनी नाकामी छुपाने वाला पत्र लाई है, जनता का ध्यान भटकाने वाला पत्र लाई है। ये बीजेपी अपना अन्याय छुपाने वाला पत्र लाई है, और ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला पत्र लाई है। और जो कारनामे किए इन्होंने, जिनको काले कारनामे उनको छुपाने का पत्र है ये। अब देखिए इनका फ्रस्ट्रेशन की सीमा देखिए। अब एक बार भी ये आरोप, ये श्वेत पत्र लेके आए कब?
जब चुनाव होने वाला 10 साल हो गए। अरे लाना था तो 2014 में लेके आते ना, जनता ने जब आपको चुना था लाते आप श्वेत पत्र, क्यों नहीं लेके आए? अब चूंकि आपको श्वेत पत्र लाना था अपने बारे में बताने के लिए कि आपने 10 साल में देश के लिए क्या किया, ये आपको बताना था सदन में खड़े होके कि हमने देश में 10 साल में ये काम किया, तो जनता आपकी बात सुनती। आप 10 साल के शासन के बाद आपके पास व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर जो आपका मन हो अनुराग भाई वो लेके आइए कि आपके गठबंधन में आरएलडी रालोद अब है कि नहीं है साथ। अरे यार उसमें कौन सा पेपर लेकर आएंगे बताइए। अच्छा ये बताइए अमीश जी, मैं जो बात करने लगता हूं तो आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? जब बीजेपी वाला बोलता है तो आप बड़े सवाल पूछ रहा हूं आपसे। वाह क्या बात है, क्या बोल रहे हैं बीजेपी वाले, वाह मगन होके सुनते हैं आप ऐसे करके। हम बोलना शुरू करते हैं, आप बोलना शुरू कर देते हो। अरे मैंने कहा क्या गलत कहा? श्वेत पत्र अगर लाना था तो आप लेके आते, 10 साल का श्वेत पत्र बताते जनता को, पार्लियामेंट में खड़े होकर बताते, सीना चौड़ा करके बताते कि आपने देश के लिए क्या क्या किया 10 सालों में। वो आप नहीं बता पा रहे हो। आप 10 साल पहले की सरकार के बारे का नहीं, सरकार ने क्या नहीं किया था, क्या आरोप लगाने के लिए आप श्वेत पत्र लेके आए हो? ये श्वेत पत्र क्या आरोप पत्र है? श्वेत पत्र तो होता है कि अपनी अपनी कामयाबी बताते, देश के लिए क्या रोजगार दिया, क्या किसानों को दिया, क्या महिलाओं को दिया, क्या स्वास्थ्य को दिया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया, ये गिनाते आप। वो आप गिना नहीं पाए क्योंकि आपके पास गिनाने को नहीं है। कोविड में आपने क्या क्या हाल किया था सबको पता है, इसलिए आप गिना नहीं पा रहे हो क्योंकि लोग पूछेंगे। अच्छा, 22 करोड़ लोगों ने यहाँ पे रोजगार के लिए अप्लाई किया, अनुराग 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, माने 0.33% आपने रोजगार दिया। आप बिना रुके बोलते हैं, आप बिना रुके बोलते हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते। मेरा सवाल अनुराग अब आप बताइए, आप बताइए कि व्हाइट पेपर आप लेके आ रहे हैं अपने गठबंधन के ऊपर, रालोद के साथ गठबंधन है कि नहीं है? कल तो कबाड़ी की दुकान बता रहे थे आप, और वो आपको गीता सर बता के चल दिए। देखिए आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप, क्यों बीजेपी की तरफ से इतनी बैटिंग करने लगते हो? दे दनादन चौका, दे दनादन चौका, बोलने तो दो मुझे। अरे कमाल, मैं सवाल ही का जवाब दे रहा था ना, आप बीच में टोक पड़े। मैं उस पे आरएलडी पे बोलूंगा, मुझे 10 सेकंड अपनी बात पूरी। मैंने कहा अपनी बात आप पिछले 4 मिनट से रख रहे हैं भाई। आरएलडी पे बोलिए जो मुद्दा है आज का। बोलने ही नहीं देते क्योंकि आप टोकते हो। ना आप व्हाइट पेपर लेकर आए, ना आप काला पेपर लेकर आए, आपका रालोद के साथ मुद्दा है, रालोद पे बोलूंगा नहीं। श्वेत पत्र थोड़ी आया जो आप इतना चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं ना। आपके खिलाफ कोई श्वेत पत्र है, आप क्यों परेशान है? आप मुझे बोलने दीजिए। सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं परेशान इसलिए हूं कि आप एक भी जवाब नहीं देते, एकदम उछल के चीखने लगते हो। 22 करोड़ रोजगार आपने लोगों ने अप्लाई किया, 7 लाख लोगों को मिला। ये बोलना चाहता हूं तो आप चिल्ला क्यों पड़ते हो? आप छुपाना चाहते हो क्या कि 0.33% रोजगार मिला है? 0.33% रोजगार मिला है, इसको छुपाने की कोशिश करते हो क्या मेरी आवाज दबा के? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके बातों पे भी जवाब दूंगा, पहले मैं भी तो बोल दूं। ग्रेजुएट कितने % बेरोजगार? अरे रालोद पे बोलो भाई। बेरोजगार है अमीश जी। आरएलडी, ओके गौरव भाटिया आरएलडी पे चुप्पी और कबाड़ी की दुकान, इशारा समझदार को काफी होता है। मैं समझ गया आपकी बात, आप नहीं बोल पा रहे। पिछले 4 मिनट से आप वक्त जाया कर रहे हो, नहीं बोल पा रहे आप। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया। देखिए इसमें गलती जो यहाँ सपा प्रवक्ता बैठे हैं उनकी नहीं है। जिस पिच पे वो बैटिंग कर रहे हैं वो अखिलेश यादव ने कब की खोद दी है। इनको खुद नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि आज जो श्वेत पत्र आया है उसमें किस तरह से 10 साल जो थे यूपीए के, उसकी तुलना 10 साल जो एनडीए के हैं उससे करी गई है। और उसमें बिल्कुल स्पष्ट कुछ बातें बताई है, जैसे हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 थी यूपीए के समय में, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस वक्त इन्फ्लेशन 8% से लेकर 13-14% पहुंच गया था, आज 4 से 4.5% रहता है। पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। इन्होंने नौकरी की बात करी। अमीर जी, जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति अभिभाषण में जवाब दिया है, ये सारे दर्शकों को जरा सुनने दीजिए। मैंने उसी की जो बातें हैं इंगित करी है और मैं अभी आपको बताता हूं। नारी शक्ति पे प्रधानमंत्री जी ने बताया, वुमेन रिजर्वेशन, आरक्षण कौन लाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई। आज हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी स्त्रियां हैं देश की, वो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। क्या ये सच नहीं है? 3 करोड़ लखपति बहनें बनी हैं जिनको घर मिला है। अनुराग कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। रोजगार की बात करी। जी गौरव नहीं, रुक जाए अभी, रुक जाए। अनुराग 30 सेकंड, गौरव 30 सेकंड सुनिए। अरे इन्होंने बोला कि हमारी बेटियां यहाँ पे फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं। आप बताइए सबसे पहले किसने हमारे बाबा क्या कर रहे हो भाई, साहब बोला करो। मालूम है आपको?
कब उड़ाया था? क्योंकि आपको नहीं मालूम है। मैं आपसे बता रहा हूं, आपने भ्रष्टाचार किया। ये देखिए, वो बेवकूफी भ्रष्टाचार की बातें करते दादी मां हैं, से या आपने क्विज 30,000 रुपए ले चैंपियन लिए। डेरेक ओब्रायन से प्रेरित है। दादी मां से आपने 30,000 रुपए, देखिए, बेवकूफी ये की भारतीय जनता बातें पार्टी के करते नेताओं हैं। ने चलिए। उनको 1,30,000 का पीएम आवास दिलाने के लिए, पीएम आवास दिलाने के लिए आप हमारे देश की दादी मां से आप पैसा ले लेते हो 30,000 रुपए। शर्म नहीं आती है? और टीवी डिबेट पे आके बोल रही है हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। क्या कर रहे हो भाई? दादी मां से 30,000 रुपए ले लिए और टीवी डिबेट में भी आगे बोलने के लिए। एक दादी गौरव जवाब, अब आपने बोला था इंटरजेक्शन मांगा था आपने, 30 सेकंड का आपको दिया। अनुराग शांत। ओके, गौरव भाटिया। मैं शांत हो गया। बोलिए दादी मां पे देखिए, बोलेंगे। महिलाओं की बातें कम से कम सपा के प्रवक्ता ना करे तो अच्छा लगेगा। इनके अध्यक्ष तो ने नहीं कहा करे, था लड़के क्योंकि हैं, बीएचयू लड़कों से का गलती कांड हो याद जाती आ है। जाएगा। आजम खान, अब देखिए बीच में बोलेंगे तो अभी आप चुप करा दीजिए। यहाँ कोई ऐसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई थोड़ी ना चल कौन रही लोग थे जो महिलाओं पे अत्याचार किया? शांत कराइए। महिला पहलवान को किसने एक अरे ये इनका मानसिक दिवालियापन है, इनका फ्यूज उड़ा हुआ है। अंकिता भंडारी हुआ है, मैं कांड में बता रहा कौन का नाम आया था? इनकी बताओ हरकतें ना, देख लीजिए, मैं जानना इनको कुछ चाहता आता हूं। जाता नहीं है। अनुराग, आप आपको कुछ आरएलडी नहीं पे आता, बोल लेकिन नहीं आप रहे। वर्सेस कराते हैं। आरएलडी पे मैंने आपसे देख लो, 3 ये बार देख सवाल लो। पूछा। कल कबाड़ी की दुकान आरएलडी को बोल के आप निकल लिए थे, आज कुछ बोल नहीं रहे आरएलडी के ऊपर। आरएलडी आपके साथ है कि नहीं है? जवाब दीजिए इस बात का। गलत मत करो। अब मैं दे रहा हूं। देखिए आरएलडी अमित जी, ये गलत बात है, इस तरह से चर्चा नहीं हो आरएलडी सकती। हमारे साथ रहेगी। कोई भी नहीं है, सांसद किसानों चर्चा की इस बात तरह करने से वाली नहीं हो पार्टी है, सकती। किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर ठीक है, सकती। हो गया और जिस तरह से हुआ, आपने किसानों बोला। की जिस ओके, तरह गौरव से भाटिया। नहीं, आरएलडी इनके साथ से तो जा रही है, आपके साथ आ रही है क्या? देखिए अमीर जी, मैं एक चुनौती आपके कार्यक्रम में देता हूं। उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा। 80 में 80 सीटें भाजपा की आएंगी। आप इनसे अगर अभी भी पूछ लें कि कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में और भारत में, कह रही है भारत में और कहीं है भी नहीं, तो ये क्या बताएंगे? 3 सीटों की पार्टी बन गए। मालूम है आपको, एक समय था समाजवादी पार्टी की 39 लोकसभा के सांसद थे, आज 3 पे हैं। क्यों हैं? क्योंकि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक राजनीति, जालीदार टोपी आगे बढ़ाओ, हिंदुओं को गाली दो। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू भगवानों को गाली देता है। आज तक अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह पाए। हाँ, तो मैं केवल इतना कह रहा हूं, जो हिंदू है भारत का, वो जागृत है, ऐसा सबक सिखाएगा। अंडा आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। और एक चीज और कह दूं, देखिए युवाओं की और नौकरी की बात थी, प्रधानमंत्री जी ने बताया 10 साल में 18 करोड़ नए लोगों को, जो लोग थे उनको नए जॉब लगे। और ये ईपीएफओ डेटा है। और मुद्रा योजना में 44 करोड़ लोगों को हम लोगों ने लोन दिया, जिससे उनको रोजगार। गौरव, लेकिन बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी का पंजाब में कांग्रेस के साथ अब अलायंस नहीं होगा। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, संदीप पाठक ने अनाउंसमेंट करी है अब से कुछ देर पहले। ये बड़ी खबर है, यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, तो इंडिया गठबंधन को वहां पे भी झटका है। विवेक, पहले आपसे इसकी राय ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जयंत चौधरी, कल पंजाब में आप और कांग्रेस का आज 10 सेकेंड। नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, ना ही ये अच्छी खबर है। तो कोई ये खुशी की खबर नहीं है और इससे मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तो बेसिक बात ये कहूंगा। और खड़गे जी ने आज पार्लियामेंट में जो कहा, लेकिन मैं उसकी ओर ध्यान जरूर आकर्षित आपसे करूंगा। उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर से जब भी हम प्राइस राइज की बात करते हैं तो वो सारा का सारा डिस्कशन नेहरू जी पे या एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पे ले जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ जस्टिफाइंग, दिस इज अ वेरी बिग एलिगेशन। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट आंसर नहीं दे रहे हैं प्राइस राइज के ऊपर। जी, मैं एक बहुत बड़ी खबर दूसरी भी आ रही है। कमलनाथ पर विवेक तनखा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। नहीं मान सकते कि कमलनाथ जाएंगे, यानी बार बार खबर आ रही थी कि कमलनाथ जा सकते हैं। इस बात को मैं नहीं मान सकता, लेकिन किसी की गारंटी भी नहीं ले सकता। उनका पार्टी से पुराना संबंध है, यह भी कहा है, लेकिन नकुल नाथ का भी पार्टी से गहरा संबंध है। विवेक तनखा का यह बयान आया है। पर परिवर्तन समय का नियम है, परिवर्तन का समय चल रहा है, इसलिए कुछ कह भी नहीं सकता, यानी गारंटी नहीं ले रहे। इशारों में विवेक तनखा ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कमलनाथ के बारे में और उनके सपुत्र नकुलनाथ के बारे में। क्या है ये पूरा मामला? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर ये होने जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ गठबंधन नहीं, पार्टी में भी खतरा है। सीधा सुनते हैं विवेक तनखा का ये बयान।
एक गॉसिप का एक ट्रेंड बन भी गया है और कुछ कई दफे चीजें ठीक निकल आती हैं तो लोगों को लगने लगता है कि गॉसिप भी सही होगी। बट मैं इस बात को बिलीव करने को तैयार नहीं हूं कि कमलनाथ जी जाएंगे। कमलनाथ जी का जो संबंध है और संपर्क है वो बहुत गहरा है और बहुत पुराना है। नकुलनाथ जी भी उनके बेटे हैं और सांसद हैं और उनकी मेरी ओपिनियन में जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा उनके परिवार और कांग्रेस से जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। रेस्ट एज आई सेड, हर आदमी अपना अधिकार खुद जानता है और जो जैसा ठीक समझता है करता है और इस वक्त कुछ समय ही परिवर्तित सा महसूस होने लगा है तो वन नेवर नोस कि कल क्या हो जाए। किसी को क्या पता कल क्या हो जाए। इशारा क्या है, ये इशारा क्या है? अगर कमलनाथ के बारे में भी कांग्रेस कंफर्म नहीं है और नकुलनाथ के बारे में भी कंफर्म नहीं है तो ये इशारा क्या करता है? राजेश गुप्ता, ये क्या हो रहा है? आप और कांग्रेस का अलायंस टूट रहा है और नकुलनाथ और कमलनाथ के बारे में उन्हीं के सहयोगी कह रहे हैं कि परिवर्तन तो हो ही रहा है, आजकल कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। देखिए, कांग्रेस के बारे में तो अमीश भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके जो प्रवक्ता हैं वही बता पाएंगे। जहां तक पंजाब के अंदर हमारे गठबंधन की बात है, ये लगभग बहुत पहले से क्लियर था लगभग कि पंजाब में हम गठबंधन नहीं करेंगे जी। उसकी दो वजह है। एक तो हमारी लोकल लीडरशिप चाहती नहीं है, ना कांग्रेस की चाहती ना हमारी चाहती। और क्यों नहीं चाहती, उसका कारण यह है कि पंजाब के अंदर भाजपा का कोई वजूद नहीं है। तो अब इकट्ठे होकर किसके खिलाफ लड़ेंगे हम? भाजपा तो है ही नहीं वहां पर। आप जानते हैं कि उनका है क्या वहां पर। मैं कहता 3 सीट तो शायद विधानसभा में है और लोकसभा में भी कोई नहीं पूछता। और दिल्ली, तो इसलिए वहां गठबंधन की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर अभी पॉजिटिव है, अभी हम बहुत पॉजिटिव है दिल्ली को लेकर, बाकी भारत को लेकर भी, पूरे भारत को लेकर पंजाब में। पर आपका भी पंजाब और दिल्ली से बाहर ज्यादा कुछ नहीं है। तो अगर आप पंजाब में कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे और दिल्ली में उनसे सीटें मांगेंगे तो फिर कांग्रेस कैसे देगी? दिल्ली में भी कांग्रेस की लीडरशिप कहती है कि आपके साथ लड़ने में फायदा क्या है, क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों का वोट शेयर तो लोकसभा में कांग्रेस से कम था। सुनिए, पंजाब में कांग्रेस भी जानती है कि वहां पर बीजेपी का कुछ नहीं है, साथ में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन दिल्ली के अंदर क्योंकि हमारा जो एक सर्कल है, जो हमारे कार्यकर्ता है, वो बहुत मजबूती के साथ में जमीन के ऊपर है और भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए जरूरी है यहाँ पर हम मिलकर यहाँ पर लड़े। और जो आपने कहा कि पूरे भारत में कोई है, ऐसा नहीं है। अब गुजरात में लड़े, 5 सीटें जीते ना, 40 सीटों के ऊपर दूसरे नंबर पे आए। गोवा के अंदर हम 2 विधायक जीते और बहुत अच्छे वोट हमें मिले। छोटी-छोटी सीट से काफी फर्क पड़ता है। तो बाकी जगहों के लिए बहुत पॉजिटिव है हम इसको लेकर। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि पंजाब में गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में होगा। गौरव भाटिया, खेल सिर्फ मोदी को रोकने का है। मोदी रुक जाए, बाकी आपस में निपट जाएंगे बाद में। नहीं, देखिए ऐसा है, ये कोई टूटी साइकिल नहीं है समाजवादी पार्टी की, या जिसके तिनके टूटे हुए हैं, झाड़ू नहीं है। कहां गए थे? नरेंद्र मोदी जी हैं। 100 शांत करा लीजिए, जो भी बोल रहा है शांत कराइए। बदतमीजी हो रही है आपके। काहे शांत करा लो, बीच में ना बोले। इसी साइकिल पे तो घंटी शांत कराओ, इसे गधे को शांत कराओ। ये गधे को शांत कराओ, बीच में बोलता है। पहले पैनलिस्ट गौरव भाटिया, क्या मर्यादा रखे? बार बार बीच में बोल रहे, बार बार बीच में बोल रहे, क्या बोल रहे थे? बैठ के आप दिल्ली तक पहुंचे हो, उसको टूटी साइकिल। चुप रहिए। थोड़ा तो ख्याल। अमीन जी, आप डिबेट रेगुलेट कर लीजिए, अगर आप कर पाए। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सॉरी। इसी साइकिल पे चलते हो, उसी साइकिल को टूटी। अनुराग शांत रहिए ना, अनुराग अपनी टर्न पे बोलिए ना, अनुराग अपनी टर्न पे बोलिए। गौरव, यू मेक योर पॉइंट। गौरव, रिस्पॉन्ड टू आम आदमी पार्टी। थैंक यू। हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि पंजाब में भाजपा का वजूद नहीं है। आपको मालूम है आपकी कितने सांसद हैं लोकसभा में? 1। हमारे पंजाब में 2 सांसद हैं। दिल्ली आते हैं, यहां आम आदमी पार्टी को बड़ा घमंड है कि हम बहुत बड़ी पार्टी है। अरे 7 में 7 लोकसभा सीटें हम लोग जीते हैं, 2 चुनाव लगातार। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल कहां छुपे हुए हैं? कल कोर्ट ने फटकार लगाई कि नहीं शराब घोटाले में, और कहा अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी को मेरे समक्ष पेश हो, क्योंकि हम आपसे पूछना चाहते हैं ये शराब घोटाला कैसे हुआ। चौथा,
क्या ये सत्य नहीं है? संजय सिंह, जिनको कट्टर ईमानदार बता रहे थे, उनकी बेल दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। और अमित जी, एक प्रण है नरेंद्र मोदी जी का कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और चाहे धीरज साहू के 352 करोड़ हो, और उस रुपए से BMW आई वो हेमंत सोरेन के घर से जब्त हुई, और चाहे पापी आप कट्टर बेईमान जो बेईमानी कर रही है। भारत चाहता है श्वेत पत्र, भारत चाहता है उसके नेताओं का दामन श्वेत हो, भारत चाहता है जो भ्रष्टाचारी वो जेल में जाए, और पापी आपके अरविंद केजरीवाल कल के दोनों आदेशों के बाद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो जनता के बीच में आए। वो अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे थे कि अगर किसी पे इल्जाम लगे तो वो इस्तीफा दे दे जब तक वो इल्जाम से मुक्त ना हो जाए। ओके, लेकिन आप अपने इरादों से, अपने वादों से राजेश जी बदल गए, क्योंकि एक समय आपने बोला था कांग्रेस से ना समर्थन लेंगे ना देंगे, सरकार भी बनाई, और अब आप खुलिए एलानिया तौर पे कह रहे हैं कि हाँ कांग्रेस से हमारी बात चल रही है। आप तो बदलाव की राजनीति करने के लिए आए थे। पंजाब में आपको लगा कि वो बदलाव की राजनीति चल रही है और दिल्ली में नहीं चल रही है। पंजाब में अलायंस नहीं करेंगे क्योंकि सूट नहीं करता, दिल्ली में अलायंस कर लेंगे। अमीश भाई, ये सवाल आप गौरव भाटिया जी से कभी नहीं पूछते कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए क्या क्या कहा। बिल्कुल पूछा था, अमित शाह जी ने क्या क्या कहा उसके बाद पूछा था इंटरव्यू में। देखिए, भेजिए तो आपको क्लिप भेज देता हूं। मेरा ये कहना है, आप समझते हैं, कोई बात नहीं, सुनिए, मैं आपकी बात पे यकीन करता हूं, क्लिप की जरूरत नहीं है। मेरा ये कहना है कि राजनीति के अंदर इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, आप देखिए सभी संवैधानिक संस्थाओं पे जबरदस्त कब्जा है। जो आपने सवाल कांग्रेस के लिए पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया नहीं था, लेकिन आप समझिए हर तरीके से साम दाम दंड बंद किए जाते, दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। गौरव भाटिया जी ने कहा कि भाई मैं बोल लूं भाई प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज। गौरव भाटिया जी ने बात करी श्वेत पत्र। बोलिए आप, मैं सुन रहा हूं आपको। सर, देश का श्वेत पत्र तो इस बात पे आना चाहिए कि नोटबंदी के अंदर देश को क्या फायदा हुआ, कितने नोट वापस आ गए। इस बात पे होना चाहिए कितने लोग लाइनों में मरे, इस बात पे होना चाहिए कितने लघु उद्योग बंद हो गए, मध्यम उद्योग बंद हो गए। इस बात पे आना चाहिए श्वेत पत्र कि आपने 28% GST लगाई तो आपने कितनी फैक्ट्रियों को दिल्ली से, इंडिया से बंद कर दिया, लोग यहां से चले गए। श्वेत पत्र इस बात पे आना चाहिए सर कि संसद के ऊपर हमला हो गया, आप ही के सांसद ने उसका पास बनाया, इस पे श्वेत पत्र लेके आइए। बड़ा दुख इस बात की होती है कि आप लोग श्वेत पत्र ला रहे हैं यूपीए की सरकार। अरे उनको तो लोगों ने नकार, सुनिए, उनको तो नकार के आपको दे दिया ना, 2014 में मोदी जी को जिता दिया, तो किस लिए उस चीज की बात हो रही है? आज भी नेहरू जी की बात करे जाओगे, मनमोहन सिंह जी की बात करे जाओगे, 10 साल से आप पावर में हो सर, और श्वेत पत्र ला रहा है तो ऑपरेशन। मुझे ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन बड़ी खबरें लगातार आ रही है। अकाली दल की एनडीए में एंट्री, जन चौधरी की एनडीए में एंट्री हो रही है, लेकिन क्या डील हो रही है उत्तराखंड हल्द्वानी से? हल्द्वानी से इस समय की बहुत बड़ी खबर है। उत्तराखंड में ये हल्द्वानी में बहुत बड़ा बवाल हो गया है, और ये बवाल है वहां पर जमकर आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। अवैध मजार और मस्जिद तोड़ने के लिए जब प्रशासन वहां पहुंचा, वहां पे पत्थरबाजी होने लग गई, पुलिस पे पथराव हुआ है, थाने के बाहर गाड़ियां जला दी गई है। ये पत्थरबाजी के विजुअल्स आप देख रहे हैं, पुलिस पे भारी पत्थरबाजी हुई है इलाके के अंदर, और ये तस्वीरें हैं, गाड़ियों को आग लगा दी गई है, पूरी तरह गाड़ियों को आग लगा दी गई है, थाने के बाहर भी गाड़ियों को आग लगाई गई है। ये वो तीसरी तस्वीर है जो बुलडोजर से मजार और मस्जिद को तोड़ने के लिए गया था, और ऐसा नहीं है, अवैध मंदिरों को भी उससे पहले तोड़ा गया है। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है, थाने के बाहर भी गाड़ियों को आग लगाई गई है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। और पीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग बोली है। वीडियो वॉल में देखते हैं, आइए वीडियो वॉल में देखते हैं, ये 3 तस्वीरें हर कहानी को बयां कर रही है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, इसीलिए ये नजर हमारी, इस समय की नजर पूरी इस खबर पर है। आग लगा दी गई है, थाने के बाहर गाड़ियों को आग लगाई गई है, आगजनी करी गई है, पत्थरबाजी हुई है पुलिस पर, और वहां पर जो टीम पहुंची उसके ऊपर, और भारी पत्थरबाजी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां कॉम्प्रोमाइज हो गई है। हमारे साथ मुख्यमंत्री धामी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, इस समय की बड़ी खबर है। लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था, मैं फिर बता रहा हूं आपको, और भूमाफिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब उस जमीन को छुड़वाने के लिए बुलडोजर वहां पहुंचा और बुलडोजर ने तोड़ना शुरू करा, उस समय पत्थरबाजी होती है, और पत्थरबाजी के बाद आगजनी होती है। यानी कुल मिलाकर सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है टोटल।
और आगजनी की तस्वीरें अपने आप में भयावह हैं। थाने के बाहर की गाड़ियां जला दी गई है, पुलिस की गाड़ियां भी जलाई गई है, जैसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सीएम धामी ने शांति बनाए रखने की अपील भी करी है और साथ ही साथ हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है। गौरव भाटिया मेरे साथ है, विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। क्या प्रशासन, गौरव भाटिया, अगर अवैध जमीन पर कब्जा किसी ने किया है उसको छुड़वाने के लिए गया है, भू माफिया है, तो क्या पत्थरबाजी हो जाएगी, आगजनी हो जाएगी? गौरव, ये तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए जो अब आ रही थी। इस तरह से गाड़ियों पे हमला किया जा रहा है। ये पुलिस की गाड़ी है जिस पे हमला किया जा रहा है। वो स्टिल तस्वीर दिखाइए जो हमारे पास थोड़ी देर पहले थी। पुलिस की गाड़ी पे हमला किया जा रहा है। गौरव भाटिया, देखिए, अगर सरकारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया है तो ये मायने नहीं रखता अमीर जी वहां मजार है या और कुछ है। कानून अपना काम करेगा। और एक मजबूत संदेश आपने देखा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर मॉडल है। आज थर थर कांपते हैं अपराधी जो हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, तमाम ऐसे अपने आप को माफिया बुलाने वाले लोग। जाने की कानून की ताकत क्या है। पुष्कर सिंह धामी जी भी बहुत ही प्रभावी मुख्यमंत्री हैं और मैं ये यकीन रखता हूं कि जिसने पत्थर उठाने की गलती करी है वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। कानून के डंडे का उसे जोर पता चलेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है कि कानून की धज्जियां उड़ाने का प्रयास कर रहा है वहां पर? क्या विपक्ष के नेताओं को भी आगे आना चाहिए, बोलना गलत चाहिए? है। नहीं, मैं बड़ा क्लियर और स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं अमीश जी। सरकार के ऊपर, पुलिस के ऊपर सरकारी संपत्ति का नाश, आर्जनी, पथराव गलत है, नहीं होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, माननीय गौरव भाटिया यहाँ बैठे हैं और बड़े आराम से मंदिर शब्द गोल कर गए, बोला या तो कोई मस्जिद हो या कोई मजार हो या कुछ, उसके बाद उन्होंने गोल वर्ड करा। ये एक सच्चाई है अमीश जी, धर्म के नाम पे, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और, आप दिल्ली के अंदर ही घूम लीजिए, नोएडा में घूम लीजिए, अवैध रूप से पेवमेंटों पे भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनको प्रशासन आने देता है, वो बढ़ते हैं, उसमें रिलीजियस फॉलोइंग्स बढ़ती हैं, चाहे मंदिर हो या मजार, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं सिलेक्टिव नहीं हूं। और जब वो एनक्रोचमेंट बढ़ जाती है तब उसके बाद स्कोरिंग पॉइंट्स करने के लिए फिर आप जो है दूध के दूल्हे बन करके उसके डिमोलिशन के लिए पहुंचते हैं। मैं कहता हूं अवैध कब्जा होता क्यों है? और ये तो चलिए रिलीजियस स्पॉट की बात थी, अरे आप लोग तो मल्टी स्टोरी खड़ी कर देते हैं। नहीं, नोएडा में बड़े बड़े बिल्डर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके तो ढांचे भू माफिया का कब्जा था जो सरकारों ने खड़े कर दिए। भू माफिया का कब्जा था जी, जानकारी हमारे पास पूरी है। भू माफिया का कब्जा था दिल्ली में, यानी लैंड ग्रैबिंग एक गैंग चला था, उसका कब्जा था। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है सर, आई एम सॉरी टू से, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ग्रैबिंग का तो एक एग्जांपल आप दे रहे हैं। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई टू विवेक जी शांत, एक सेकंड। गौरव भाटिया, देखिए, विवेक जी ने कहा मैंने मजार बोला, मैंने मजार इसलिए बोला क्योंकि अमीश देवगन जी की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि मजार जो अवैध थी, जो सरकारी भूमि पर थी, उसको हटाने का जब कोशिश की गई तो ये पत्थरबाजी हुई है, इसलिए मैंने मजार बोला। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, तस्वीरें देखिए, गाड़ियों को आग लगाई गई है, पुलिस की गाड़ी पे पथराव हुआ है, पुलिस की गाड़ी को आग लगाई गई है। सुबोध उनियाल मेरे साथ, उत्तराखंड के मंत्री, इस समय फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मुख्यमंत्री धामी भी कुछ देर में लाइन पे होंगे। सुबोध उनियाल, मेरा आपसे सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या कोलैप्स हो गई है हल्द्वानी के अंदर? क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस हो गई है वहां पर, गाड़ियों को आग लगा दी गई है, प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा गया है। सुबोध उनियाल, हाँ अमित, ऐसा है कि हमारी लगातार पुलिस की नजरें घटना स्थल पर लगी हैं और लगातार लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और हर इलाके पर पूरी तरह से नजर है। सरकार पूरी तरह इसको लेकर संवेदनशील है। लेकिन ये हुआ कैसे उनियाल साहब? आपके पास प्राइमा फेसी जानकारी क्या है, ये मैं जरूर जानना चाहता हूं। हुआ कैसे ये सब कुछ? क्योंकि मैं देख रहा हूं पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई है, तोड़ी गई है, पत्थरबाजी हुई है, अवैध कब्जा था वहां पर। इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं आप निश्चित मान लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ होते हैं, जो बरसों से एक समुदाय को, जिन लोगों ने वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया, कहीं ना कहीं अपनी जमीन को बनाने के लिए वो इस तरह लोगों को भड़का करके उनके बीच में जा करके इस तरह की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं। उसी का ही परिणाम है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि
जिन लोगों ने अल्पसंख्यकवाद का प्रयास किया, उन्होंने भड़काने का प्रयास किया और उसके बाद यह घटना हुई है, ये बहुत बड़ा आपका आरोप है। क्या इसके बारे में एक बड़ी जांच बिठाई जा रही है? दूसरा, इलाके में अगर सरकार की नजर पूरी तरह से स्थिति पर है और इस बारे में निश्चित रूप से जो भी यथासंभव कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि इस इलाके में पहले भी रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रखा था, कई वर्षों से कब्जा कर रखा था, तब भी बवाल हुआ था। ऐसा नहीं है यहां पहली बार हो रहा है, लेकिन इस बार लिमिट क्रॉस हुई है इस पूरे इलाके के अंदर। प्रशासन की गाड़ियों को तोड़ा जाएगा वहां पर। हाँ, मैंने आपसे कहा ना कि आप समझते हैं कि इन चीजों के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसको निश्चित रूप से मालूम करने का प्रयास किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, ये बहुत बड़ा आपका बयान है। धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबोध उनियाल, पहला ऑफिशियल गवर्नमेंट रिएक्शन न्यूज 18 आपको इस समय दिखा रहा है। ये खबर वाकई बहुत बड़ी है। जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत निंदनीय है। अगर आपको प्रशासन की बात पे आपत्ति थी तो आप कोर्ट जा सकते थे, लेकिन आग लगाने का, वहां पर प्रशासन की गाड़ियां तोड़ने का, आपको पुलिस पे पथराव करने का अधिकार नहीं था। यानी कुल मिलाकर आप कानून को धता बता रहे हैं और अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये डायरेक्टली वो है, लेकिन इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री धामी की नजर है। खबर यह है कि गृह मंत्रालय की भी नजर है, भारतीय गृह मंत्रालय की भी नजर है। जो इस समय उत्तराखंड सरकार के मंत्री ने बयान दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है कि कुछ विपक्षी दल के नेता इसको भड़काने का प्रयास कर रहे थे, जिनको अल्पसंख्यकों में एक वोट बैंक दिखाई देता है। भदौरिया साहब, बताइए क्या करिएगा? अवैध कोई चीज है, कार्रवाई होगी तो क्या पत्थर मारे जाएंगे, आग जलाई जाएगी? अच्छा, बोलने अब सुन तो लीजिए, आपने सवाल पूछ तो लिया, मैं जवाब दे रहा हूं, उस पर भी तो थोड़ा गौर कीजिए। मैंने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार ये बोल के नहीं भाग सकती कि फलाने भड़का रहे थे, ढिकाने भड़का रहे थे। कौन भड़का रहा था, नाम बताइए, और उस पर कार्रवाई आपने पहले क्यों नहीं की? क्यों आपने होते हुए देखना? इसके मतलब आपका एलयू क्या, वहां पर एलयू क्या कर रहा है, आपका आईबी क्या कर रही थी? क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग जाएगी? इस तरह की बात हो जाएगी, यहाँ पे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जाएगा और सरकार ये बोलेगी कि नहीं नहीं, कुछ विपक्ष के लोग भड़का रहे थे। फिर आप किस लिए सरकार में? झुंझुना बजाने के लिए है क्या? किस लिए सरकार में? क्यों होता है वहां पे थाना? क्यों होता है एसपी? क्यों होता है वहां पे कलेक्टर? क्यों होता है वहां पे सीओ? क्यों होता है वहां पे एसएचओ? क्यों होता है एसआई? क्यों होता है बीट ऑफिसर? इन सबका क्या काम है? इन सबका यही तो काम है कि अगर समाज के अंदर में कोई माहौल खराब हो रहा है या कहीं कोई बात हो रही है तो उस पर कार्रवाई करना। ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। उत्तराखंड प्रशासन के पास कुछ अहम जानकारी है जिसको वो कुछ देर के बाद साझा जरूर करेगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रही है कि सूत्रों के हवाले से कि कुछ देर में वो साझा करेंगे कि पूरा मामला क्या है। लेकिन गौरव भाटिया, सरकार आपकी है, मंत्री ने आपके बयान दिया, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पहले से इस तरह का प्लानिंग चल रही थी तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? क्या ये पूरा मामला हाथ से अब निकल गया है और निकलता हुआ दिख रहा है? देखिए अमीश जी, बहुत सम्मान से एक बात कहूंगा, ये ब्रेकिंग स्टोरी है। अभी हम देख रहे हैं वहां क्या परिस्थितियां हैं, और सभा के प्रवक्ता ने कहा क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग जाएगी? नहीं, सरकार जिम्मेदारी से नहीं भागेगी। जो गुंडे हैं ना, जो उपद्रवी हैं, वो भागेंगे और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। वो डर के भागने का प्रयास भी करेंगे तो पकड़ के जेल में डालेंगे। और कम से कम आप कानूनी व्यवस्था की बात मत करा करिए। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आरोपी थे मौलाना नजीर, उनको चार्टर प्लेन भेज के अखिलेश भैया ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास जो कालिदास मार्ग पे है वहां पे आ जाओ। आज ये हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं जो 200 दंगे साल में करा देते थे सपा वाले। आज हमने देखा जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुशासन है, वहां कानून व्यवस्था किस्मत खिलाते हुए कंधार छोड़ के आए थे, उस पर जवाब नहीं दे पाओगे आप। कमाल की बात करते हो आप, हर चीज से जिम्मेदारी से भागने के लिए एक रास्ता निकालते हो। पहले क्या आपको जिम्मेदारी से भाग रहे हो? सरकार आपकी जिम्मेदारी लीजिए। अभी दूसरे की सरकार होती तो अभी हल्ला मचा रहे होते, कंडार पहुंच गए। अरे आप जिंदा नहीं भाग रहे होते, अभी दूसरी सरकार होती तो हल्ला मचा रहे होते। अभी कहीं नहीं, पश्चिम बंगाल में हो गया होता तो अभी यहाँ पे चिल्ला रहे होते कि पश्चिम बंगाल में देखिए लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। और अभी चूंकि बीजेपी की सरकार में हुआ है तो अभी विपक्ष जिम्मेदार। जहां सत्ता पक्ष, जहां विपक्ष की सत्ता है वहां भी विपक्ष जिम्मेदार। ये तस्वीर देखिए, वहां भी ये तस्वीर देखिए जो स्क्रीन पे चल रही है व्यूअर्स, ये तस्वीर देखिए जो स्क्रीन पे चल रही है। देखिए गाड़ियों को कैसे आग लगाई जा रही है और फिर आग को बुझाने का काम
के स्थानीय लोग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, लेकिन आप खुद देखिए क्या हुआ है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैं यहां से वीडियो वॉल पर आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए हुआ क्या है। बुलडोजर जाता है, पत्थरबाजी होती है, गाड़ियों को आग लगाई जाती है, थाने के बाहर गाड़ियों को आग लगा दी गई है, बाइक्स को आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी दुखद तस्वीरें हैं। ये आप स्कॉर्पियो गाड़ी देख रहे हैं जिसको आग लगाई गई है, वो पीछे बाइक को आग लगाई गई है। स्थिति बेकाबू हुई है हल्द्वानी के इलाके में, प्रशासन की, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया है, और सिर्फ अवैध, मैं फिर कह रहा हूं अवैध मामले के ऊपर। और ये जो अवैध मामला है, ये अवैध मामला है कि वहां पर भूमाफिया ने एक जमीन पे कब्जा कर रखा था, वो कब्जा छुड़वाना था। इससे पहले रेलवे की जमीन पे भी वहां पे कब्जा था, उसको छुड़वाने पे भी बहुत बवाल हुआ था। ये आप देखिए, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं, ये क्या बता रही है, कानून को धता बता दिया है कुछ लोगों ने, और उनको लग रहा है वो प्रशासन, पुलिस सबसे ऊपर है। किस लिए तोड़फोड़ हो रही है, किस लिए आगजनी हो रही है? एक कार्रवाई के लिए। अगर आपको विरोध दर्ज कराना था तो विरोध दर्ज कराने का तरीका धरना, मौन, प्रदर्शन सब हो सकता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं है, यह अधिकार किसी को नहीं है। टैक्स पेयर के पैसे को धू धू करके चलाया जा रहा है। देखिए पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी हुई है वहां पर, क्या करेगी पुलिस? आग लगा रहे हैं लोग, बाइक को आग लगा दिया गया है, पुलिस की, प्रशासन की गाड़ियों को आग लगा दिया गया है, हल्द्वानी में बवाल मचा दिया गया है। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। मुझे शायद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है आज इस मंच पे। जो कुछ देख रहे हैं हम तस्वीरों के अंदर, ये दुखद है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जबरदस्त बवाल हो रहा है, लेकिन सीएम की पैनी नजर है, गृह मंत्रालय की भी नजर है। मैं आपको फिर बता दूं, अवैध जमीन पर मजार बनी थी, उस मजार को जब तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंचा तो प्रशासन पे पत्थरबाजी होती है, पुलिस पे पत्थरबाजी होती है। यह अपने आप में दुखद है, अपने आप में दुखद है, पीड़ादायक है जो दृश्य हम आज देख रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है जी, ये सब कुछ कई बार हो चुका है। क्या देश में कुछ लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं? यह सवाल आज एक बार फिर खड़ा होता है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी भी है, सपा भी है, लेफ्ट भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। आज सबसे सवाल है मेरा, मैं एक एक लाइन में सबसे जाना चाहूंगा। राजेश गुप्ता, ये जो हल्द्वानी में हो रहा है, उत्तराखंड में आप भी चुनाव लड़े, लेकिन इसको क्या कोई सपोर्ट कर सकता है जो हो रहा है? देखिए, इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मेरी पार्टी कभी भी इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मेरा, देखिए आप कहोगे एक आरोप है, लेकिन सीधी सी एक बात है, उत्तराखंड के अंदर 14% से कम माइनॉरिटी की आबादी है, ठीक है, जिस माइनॉरिटी की ये बात हो रही है। ये सारा खेल चुनाव से पहले हर बार क्यों होता है? हर बार लोकसभा चुनाव से पहले, किसी राज्य के चुनाव से पहले ये आगजनी कौन करता है? 14% वाले क्या पागल है? क्या वो राजनीतिक पार्टियां बेवकूफ है जो इन्होंने कहा कि बरगला दिया? अभी एक मंत्री जी का बयान सुनाया कि 14% के लिए वो बाकी जो 86% है उनको ये दिखाएंगे। आप समझिए, ये 86% वोट को लेने का एक तरीका है। हर चुनाव से पहले ऐसे प्लान करे जाते, कराए जाते हैं ताकि भाजपा को फायदा हो। बीजेपी अपनी सरकार में ये सब करवाएगी खुद से, बीजेपी खुद करवा रही है। बीजेपी का वोट पोलराइजेशन ना आपने जांच करी ना पड़ताल करी, 2000 से लेके आज तक रोज ही हो रहा है। लेकिन देखिए, ये नई तस्वीरें आ रही हैं, हल्द्वानी की नई तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आज तक यही हो रहा है। बुलडोजर चलाने के दौरान इलाके के लोगों ने हंगामा करा और अवैध मदरसा मस्जिद की टीम, पुलिस की टीम और प्रशासन की टीम तोड़ने के लिए पहुंची थी और पथराव किए गए, पुलिस की गाड़ी पे पथराव किए गए। ये तस्वीर देखिए, बाइक जल रही है ये, और एक नहीं कई मोटरसाइकिल्स को जला दिया गया है। और जिन लोगों की साइकिल को जलाया होगा उनका क्या दोष था भाई? प्रशासन की गाड़ी को आपने जला दिया, तोड़ दिया, उनका क्या दोष था? तो ये सब सवाल हैं आज, जो सवाल खड़े हैं, और ये सवाल बड़े हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ये बड़ा बवाल हुआ है, जमकर आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, अवैध जमीन पर जो बनाया गया था उसमें बुलडोजर चलाने के लिए पहुंची था प्रशासन। इससे पहले रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा था, उस पर बवाल हुआ, अब इस पे बवाल हुआ। कौन है ये लोग? Who are they? Are they bigger than the system? ये लोग से बड़े हैं। शैलेंद्र मेरे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, हो क्या रहा है, पूरा अपडेट बताइए व्यूअर्स को।
अमित जी, आज ये अवैध मस्जिद और जो मदरसा बना हुआ था सरकारी जमीन पर, उसको गिराने के लिए फोर्स गई हुई थी, नगर निगम की टीम गई हुई थी। लेकिन तभी वहां रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को घेर लिया, फोर्स को घेर लिया और नगर निगम की टीम को घेर लिया। पहले जबरदस्त पथराव किया गया, पहले अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए और उसके बाद जबरदस्त पथराव किया गया। यानी नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम पर ऐसा लग रहा था कि हमले की तैयारी पहले से की गई थी। प्रशासन ने केवल और केवल 2 घंटे पहले ये तैयारी की थी कि वो यहाँ पर मूव करेंगे और फोर्स को बुलाया गया था। 3 से 4 हजार जवान यहाँ बुलाए गए थे, लेकिन 3 से 4 हजार जवान भी नाकाफी साबित हुए। वो इस बीच अतिक्रमण तो गिराती रही नगर निगम की टीम, लेकिन आसपास से जबरदस्त पथराव होता रहा और इसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पत्रकारों की गाड़ियां जला दी गई। ये एक और बड़ा अपडेट है, पत्रकारों की गाड़ियां जला दी गई हैं, पत्रकारों की गाड़ियां भी जला दी गई हैं। यानी वहां पर भीड़ इकट्ठा थी, पूरा संयोजित था। 3 से 4 हजार, कितनी पुलिस बताई आपने? अमित जी, 3 से 4 हजार पुलिसकर्मी वहां पर भेजे गए थे और सुबह से ही पुलिस जो है शहर में मूव करना शुरू किया था। लेकिन पुलिस को अचानक से लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ से मूव की पुलिस पूरे बनभूलपुरा इलाके में, और जहाँ पर ये मलिक का बगीचा इलाका है, लगभग 3 से 4 एकड़ जमीन 10 दिन पहले अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। और जैसे ही वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंची, वहाँ पर इतने लोग जमा हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं भी वहाँ पर मौजूद था, हम किसी तरीके से वहाँ से निकले। हमारी गाड़ी को भी दंगाइयों ने आग लगा दी है। उसके अलावा पुलिस की 10 अच्छा, न्यूज 18, अच्छा आप सुरक्षित हैं, हमारा कैमरामैन सुरक्षित है, न्यूज 18 की गाड़ी को भी आग लग गई है, हमारा कैमरामैन और हमारी टीम सुरक्षित है? देखिए, हम किसी तरीके से अमीर जी वहां से निकल के आए, किसी तरीके से अपनी जान बचाई। थोड़ा पत्थरों से चोट हमारे शरीर में जरूर लगी हुई है, लेकिन हम लोग गंभीर रूप से घायल नहीं है। लेकिन कई सारे पुलिसकर्मी जिनके शरीर पर बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, कुछ हमारे पत्रकार साथी दूसरे संस्थानों के हैं, उनको भी यहाँ पर गंभीर चोटें आई हैं। और अभी कुछ लोगों की मौत की खबर भी वहां से आ रही है और साथ ही कुछ बंदूकों से गोली चलने की बातें भी सामने आ रही है। और साथ ही देखिए, जो पुख्ता जानकारी हो, मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा, जो पुख्ता जानकारी हो उसको आप जरूर साझा करें। और दूसरी चीज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, कैमरामैन का ख्याल रखें, अपनी टीम का ख्याल रखें। मैं जान रहा हूं कि रिपोर्टिंग करना हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं हर सिचुएशन के अंदर, इसलिए न्यूज 18 उसी कर्तव्य के लिए जाना जाता है शैलेंद्र। और न्यूज 18 खबर को दिखाएगा, पूरी प्रामाणिकता के साथ दिखाएगा, र्यूमर्स को नहीं बताएगा। और मेरा निवेदन है न्यूज 18 के माध्यम से कि प्लीज व्यूअर्स, मेरा आप लोगों से एक प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं व्यूअर्स, ये मेरा मैसेज हल्द्वानी के लोगों तक पहुंचाइए। और अगर हल्द्वानी के लोग मुझे देख रहे हैं, शांति बनाए रखिए। घर जलाने से कुछ नहीं होता, किसी की संपत्ति जलाने से कुछ नहीं हासिल होता। प्रशासन की ताकत, शासन की ताकत, देश के संविधान की ताकत बहुत बड़ी है, असंख्य ताकत है वो। अगर आपको लगना है तो संवैधानिक रास्ते से लड़िए, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन इस खबर पर न्यूज 18 लगातार बना हुआ है। सबीना मेरी सहयोगी है, सबीना का रुख कर सकते हैं। जी अमीश, और बहुत अहम बात यहां पर कही गई है कि कानूनी तौर पर जो हो रहा है उसका साथ देना जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर अवैध तौर पर बनी मस्जिद मदरसे पर जब बुलडोजर चला तो उसके बाद मस्जिद तोड़ने पर पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया गया। और गणेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तराखंड से मंत्री हैं आप। गणेश जोशी जी, सीधा सवाल ये है कि तस्वीरें देखिए बेहद खौफनाक सामने आ रही है, पूरा माहौल यहां पर बिगड़ा हुआ है, क्या इस वक्त ताजा स्थिति? देखिए, माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। 30 तारीख को नगर निगम द्वारा इनको नोटिस दिया गया था, जिसके अगेंस्ट ये पक्ष कोर्ट में गए थे और आज कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया और उसके तहत प्रशासन ने कार्रवाई की। ऐसे में कुछ राजनीतिक दल जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, उन्होंने वहां पर जाकर लोगों को उकसाने का प्रयास किया और ये घटना वहां पर घटी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये धाकड़ धामी की सरकार है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं
खुद इस जी पे निगाह रखे हुए हैं। गणेश जी, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी यही बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ना आए और ना ही अफवाह फैलाए। लेकिन इस बीच सवाल जानना बेहद जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है, हालांकि इसे लेकर संवेदनशीलता पहले से ही दिखाई जा रही थी, लेकिन आपको लगता है कहीं ये उस एक्शन का इतना खतरनाक रिएक्शन तो नहीं है जो इस वक्त आग की खौफनाक लपटों के जरिए सामने आ रहा ये है? भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कल सदन से यूसीसी बिल पास हुआ और एक इतिहास बना, धामी जी ने एक मिसाल कायम की जो औरों के लिए भी नजीर बन रही है, और उसकी भी बौखलाहट इन लोगों के अंदर है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका भी असर इस पे है। लेकिन मैं अपने राजनीतिक साथियों से कहना चाहता हूँ, राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक उस पर है तो आज पटल पे आपने करना था, पटल में आप एक तरीके से मौन समर्थन आपने दिया और वहां पर जाकर लोगों को उकसाना ये उचित नहीं है। गणेश जोशी जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये एक्शन का इतना खतरनाक रिएक्शन सामने आ जाता है जहां पर शांति व्यवस्था में इतनी बड़ी सेंध लग जाती है, अभी तो न जाने ऐसी कितनी अवैध जमीन होगी जहां पर मस्जिद और मदरसे बने होंगे। 10 दिन पहले इसे भूमाफिया से छुड़वाया गया था। आपको लगता है कि बेहद संवेदनशीलता के साथ यहां पर और ज्यादा कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। हमने जितने भी फैसले लिए हैं पूरे ठोस फैसले लिए हैं, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। जल्द आपसे गणेश जोशी जी ये भी जानना चाहेंगे किस तरह की हानि यहां पर सामने आई है, क्योंकि आप उत्तराखंड से मंत्री हैं और ये तस्वीरें इस वक्त इस पर आपकी नजर भी बनी हुई है। पूरी डिटेल हम चाहेंगे जरूर आप रखें। आगजनी की घटना हुई है, अधिकारियों को चोट आई है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। लेकिन मैंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है। आपको लगता है एक एक उपद्रवी जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए? अवैध जमीन पर कब्जा किया जाता है, अवैध जमीन पर ये सब बनाया जाता है और फिर इसे धर्म से जोड़ दिया जाता है, जबकि ये मामला सरकारी है। उसकी सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। तो थाने के बाहर देखिए किस तरह से गाड़ियों में आगजनी की गई है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब रिपोर्टिंग कर रही थी, ये पूरी तस्वीर यहां पर दिखा रही थी, तो हमला यहां पर पत्रकारों के ऊपर भी हुआ है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी ये हमला यहां पर हुआ है। कहा जा सकता है कि जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, वो मदरसा, वो मस्जिद यहां पर जो कि अवैध तौर से बनता है, जिस पर बुलडोजर चलाना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी इसी तरह से बेखौफ होकर सरकारी जमीन यानी अवैध निर्माण जो है वो सामने आता रहेगा। लेकिन इसे धर्म से जोड़ना बिल्कुल सरासर गलत होगा। सरकारी जमीन के अपने नियम कायदे कानून होते हैं, उन कायदे कानूनों पर चलना होता है, बजाय इसके कि इस तरह से आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, हमला किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीएम धामी की तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता की बात कही गई है। हाई लेवल बैठकों का दौर यहां पर जारी हो गया है। उत्तराखंड से हमारे साथ मंत्री अभी गणेश जोशी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि एक एक दोषी पर, जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या कुछ पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? हाई लेवल मीटिंग यहां पर हो रही है, अभी फिलहाल माहौल किस तरह का? देखिए, इस समय हाई लेवल मीटिंग तो देहरादून में चल रही है, लेकिन हल्द्वानी की सड़कों पर आपको चारों ओर पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां इस समय मूव करती हुई दिख रही हैं। जी शैलेंद्र, हम आपको सुन पा रहे हैं। पीछे की तस्वीरों के साथ आप जरूर दिखाएं, क्या कुछ ये पूरा माहौल यहां पर नजर आ रहा है जो कि बेहद बिगड़ा हुआ है इस वक्त? अगर कैमरे की निगाह से मैं आपको दिखा सकता हूं तो मैं दिखाता हूं आपको। इस समय मैं बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर से मौजूद हूं। एम्बुलेंस किस तरीके से मूव कर रही है, पुलिस के जवान हैं और कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं और बेहद गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। और ये एम्बुलेंस के जरिए जो घायल लोग हैं, ये देखिए, ये पब्लिक के लोग हैं जो वहां पर घायल बताए जा रहे हैं इस दंगे में। और ये मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, न्यूज़ 18 आपको बिल्कुल ऑथेंटिक तस्वीरें इस समय दिखा रहा है कि किस तरीके का दृश्य इस समय हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में किस तरीके का तनाव पसरा हुआ है। ये अपने आप में
देखने को मिल रहा है। और चारों ओर आपको पुलिस की गाड़ियां मूव करती हुई दिख रही है, सायरन मूव करते हुए दिख रहे हैं, एम्बुलेंस आपको दिख रही है, घायलों के चेहरे आपको जहां पर होंगे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी जितनी भी आपको प्राइवेट कोई हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो, जिसमें बेस हॉस्पिटल यहाँ का मेन हॉस्पिटल है, उसके अलावा जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है उसका हॉस्पिटल है, सबकी इमरजेंसी इस समय एक तरीके से पैक हो रही है। ब्लड की डिमांड की जा रही है। और सामने देखिए आप, ये पुलिस के जवान हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक एक करके जो घायल हैं, जो उस इलाके में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी वहाँ पर कार्रवाई के लिए गए थे, वो इलाके में भीड़ ने उसे अपनी जद में ले लिया। किसी को वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर इस समय लापता भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सब दृश्य हम दिखा रहे हैं इस समय न्यूज़ 18 के जरिए आपको, ये सब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये शहर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इलाका एक तरीके से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील होता जा रहा है। और पुलिस की ये कोशिश है कि जो दंगाई हैं उनको एक पर्टिकुलर इलाके तक सीमित रखा जाए। विशेषकर ताज चौराहे पर भारी पुलिस फोर्स इस समय तैनात किया गया है। उसके साथ ही साथ जो गांधीनगर का इलाका है, जो कि पर्टिकुलर इलाका है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक तरीके से जॉइंट इलाका है, जहाँ पर एक तरफ हिंदू पॉपुलेशन रहती है, दूसरी तरफ मुस्लिम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इस समय सुरक्षा बढ़ाई गई है। और उधम सिंह नगर जो पेरिफेरी से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर फोर्स को मूव किया गया। मैं तस्वीरें आपको दिखाता रहता हूं, अंदर मैं आपको ले जाकर के दिखाता हूं कि ये यहाँ पर कुछ सोशल वर्कर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग भी हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। और इस तरफ मैं दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, क्योंकि ये जो बेस हॉस्पिटल का इलाका है ये भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ से जो बनभूलपुरा का इलाका है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में यहाँ भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उसके अलावा जो इलाका है बनभूलपुरा थाने का इलाका, वहां पर बहुत जबरदस्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि दंगाइयों ने यहां पर कई सारी गाड़ियों को जला दिया है। शैलेंद्र आपके पास जरूर लौटेंगे। और देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र ये तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं सीधा उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर अवैध मस्जिद मदरसा बना हुआ था। कानूनी प्रक्रिया के तहत जब इस पर बुलडोजर चलाया गया तो आगजनी की वो तस्वीरें सामने आती हैं, जो कि तोड़फोड़ पर और हमले में तब्दील हो जाती है, जिसके बाद घायलों की संख्या यहां पर बढ़ जाती है। अवैध मस्जिद और मदरसे पर देखिए बुलडोजर चलाना कितना खतरनाक यहाँ पर साबित यहाँ पर हो जाता है। और शैलेंद्र भी हमारे साथ है। शैलेंद्र, अभी बस कुछ ही देर पहले उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी जी से हमारी बात हो रही थी। गणेश जोशी जी ने साफ साफ तौर पर कहा ये यूसीसी जो है उसका जो एक्शन है, रिएक्शन हो सकता है। इस पर सवाल जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने मौजूद है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण का जो आरोप लगा था, 10 दिन पहले ही निगम ने भू माफिया से ये पूरी जमीन उसके अवैध कब्जे से छुड़वाई थी। सीएम धामी की तरफ से अब हाई लेवल मीटिंग जो है इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद शुरू हो चुकी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता की बात यहां पर सीधे सीधे कही जा रही है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी आपसे कहेंगे कि इन तस्वीरों को सटीक जानकारी के साथ आप देखिए भी, सुनिए भी, लेकिन किसी के भी उकसावे पर कतई नहीं आना है। किसी भी तरह से कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे उसके बहकावे में नहीं आना है और ना ही अफवाह फैलाने को कोई मौका देना है।